साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। युधिष्ठिर और यक्ष की काल्पनिक कहानी में यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है किम आश्चर्यम, मतलब आश्चर्य क्या है। मैं आज बताने आपको जा रहा हूं कि आश्चर्य क्या है। एक भाषा संस्कृत जो देववाणी है, मतलब सामान्य मनुष्यों द्वारा बोली जाने वाली नहीं है, क्योंकि देवताओं के दूत एक खास जाति के लोगों द्वारा बोली और पढ़ी जाती है। उस भाषा को 2011 की जनगणना के हिसाब से पूरे देश में महज 24,821 लोग बोलते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में महज 3,062 लोग संस्कृत बोलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत संघी मानसिकता रखने वाले विचारकों को बड़ी तकलीफ है कि संस्कृत भाषा का उत्थान नहीं हो पा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 3,062 लोगों द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत भाषा के लिए 1164 इंटर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस हैं, जिनमें से 971 एडेड हैं। मतलब सरकार द्वारा इन विद्यालयों को सहायता यानी कि फंड उपलब्ध कराया जाता है। मतलब यहाँ नियुक्त होने वाले शिक्षकों की सैलरी बाकायदा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब दूसरा आश्चर्य आपको बता देता हूं। इन विद्यालयों में से 567 विद्यालय सिलेक्ट किए गए। इन 567 विद्यालयों में 620 पदों पर रिक्ति निकाली गई। हालांकि वो रिक्तियां संविदा पर थीं, लेकिन इन 620 रिक्तियों में से किसी पर भी ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। उसमें विद्यालय को एक यूनिट माना गया और कहा गया कि कहीं कहीं एक शिक्षक की नियुक्ति हुई है, कहीं कहीं 2 हुई, कहीं कहीं 3 हुई, इसलिए वहां पर आरक्षण का पालन नहीं किया जा सकता। लेकिन सोचिए 620 पदों में अगर आरक्षण नियमों का पालन किया जाता तो कम से कम 27% के हिसाब से 168 ओबीसी के लोग सिलेक्ट तो होते, कम से कम 140 लोग एससी एसटी के सिलेक्ट तो होते। लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि एक खास वर्ग और खास जाति को लाभ पहुंचाने की नीयत से ऐसा किया गया होगा। वो खास जाति कौन सी है? अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे कि संस्कृत चूंकि देववाणी है तो देवताओं के दूत उसको बोलते हैं, और वो डायरेक्ट दूत कौन से हैं? जो देवता को चढ़ाने वाले प्रसाद और पैसे को हजम कर जाते हैं। यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहा यह जा रहा है कि संविदा की पोस्ट तो हैं, इसमें भी आपको तकलीफ है। अध्यापक को महज 12,000 रुपये मिलेंगे, प्रवक्ता को महज 15,000 रुपये मिलेंगे। इस समय बेरोजगारी का जो आलम है 12 और 15,000 रुपये कम नहीं है। मैंने तमाम जगह के जिला विद्यालय निरीक्षकों से भी बात की है। उनके अनुसार ऐसा नहीं है कि महज सवर्ण वर्ग के लोग ही संस्कृत पढ़ते पढ़ाते हों या उसकी योग्यता रखते हों, लेकिन ज़्यादातर जगह जो चयन किए जा रहे हैं सवर्ण, और उसमें भी एक जाति का चयन किया जा रहा है। आरक्षण तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। खेल देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग का, उसने जो चयन समिति बनाई उसमें अध्यक्ष बनाया है विद्यालय के प्रबंधक को। अब आप सोचेंगे इसमें खेल क्या है? सोचिए माध्यमिक शिक्षा के अन्य इंटर कॉलेजों में प्रबंधक को की हैसियत को नियुक्तियों में शून्य कर दिया गया है, लेकिन यहां प्रबंधक की हैसियत को बढ़ा दिया गया है। चयन समिति में उसको अध्यक्ष बनाया गया, डीआईएस को सचिव बनाया गया, डीएम के द्वारा नामित किसी व्यक्ति को सदस्य बनाया गया, 2 विषय विशेषज्ञ बुलाए गए। उसमें भी क्लॉज है कि ज्यादातर जगह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ही शिक्षकों को बुलाना है, और उसमें जो विषय विशेषज्ञ आएंगे वो कौन से वर्ग समुदाय से ज्यादातर लोग होंगे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल कि प्रबंधक को बनाने में अध्यक्ष तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि इन विद्यालयों के एडिड संस्कृत विद्यालयों में ज्यादातर प्रबंधक एक ही जाति और वर्ग से जुड़े हुए हैं, इसलिए नियुक्तियां भी वो उसी तरह के लोगों के करेंगे, महज इंटरव्यू के आधार पर करेंगे, कोई उसमें रिटन का क्लॉज नहीं है। इसलिए मुझे संदेह है कि भारी अनियमितता होगी। इसमें भ्रष्टाचार दूसरे ढंग से हो या ना हो, लेकिन ठोक करके जाति भ्रष्टाचार का मनमाने ढंग से नियुक्तियों का खेल खेला जाएगा।
सोचिए, संस्कृत भाषा की इतनी चिंता है सरकार को कि 22 भाषाएं जो सूचीबद्ध हैं उनमें संस्कृत सबसे निचले पायदान पर है। संस्कृत भाषा का स्तर यह है कि असम, गोंडवी जैसी वो भाषाएं जिनके आप नाम तक नहीं जानते, उनको संस्कृत भाषा से ज़्यादा लोग बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा शासनादेश हुआ क्यों होगा। तो एक और आश्चर्य आपको बता देता हूं, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले ब्राह्मण के इतर अन्य जाति के किसी शिक्षक की नियुक्ति संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए होने पर, चाहे वो एससी वर्ग से आने का उदाहरण हो बीएचयू में, और चाहे यादव शिक्षक का उदाहरण हो बीएचयू में ही, या संस्कृत अन्य विश्वविद्यालयों में, उन लोगों का लगातार विरोध किया जाता रहा। उनको ये बताया गया कि संस्कृत पढ़ाने के योग्य नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा को देवताओं के दूतों के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक मैं बोल रहा हूं कि संस्कृत भाषा कह दिया जाए कि आप केवल एक जाति वर्ग विशेष के लोग संस्कृत पढ़ाएंगे, संस्कृत के शिक्षक बनेंगे, लेकिन यह भी क्लॉज लगा देना चाहिए फिर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतिहास जैसे विषय नहीं पढ़ाएंगे। आप ले लीजिए एक सब्जेक्ट को, अन्य विषयों को अन्य लोगों के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा कि एक जगह आप 90 से 99% तक आरक्षण लेकर के घोषित कर दें कि यहाँ तो हमारा एकाधिकार है, और दूसरों के भी अधिकारों पर डाका डालने के लिए वहाँ भी घूमते फिरें, वहाँ योग्यता की बात करें, यहाँ जन्मजात जातिगत योग्यता और श्रेष्ठता को आधार बनाएं। ऐसा तो नहीं चल पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। हो इसलिए रहा है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के मंत्री हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव हैं आराधना शुक्ला, नाम सुनते जाइएगा। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं विनय कुमार पांडे, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद हैं दिव्यकांत शुक्ला, जो इलाहाबाद के मंडली ज्वाइंट डायरेक्टर का चार्ज भी अपने पास में रखे हुए हैं। विशेष सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा में उदय भानु त्रिपाठी, इनका ट्रांसफर हो गया था, इनको रुकवा लिया गया। विशेष सचिव हैं जयशंकर दुबे। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, यानी कि कमिश्नरी मुख्यालय। इन 18 मंडल में से 9 मंडलों के ज्वाइंट डायरेक्टर्स एक ही जाति के हैं। क्या ये आश्चर्य नहीं है? सोचिए, पिछड़े या दलित वर्ग की किसी जाति के 9 मंडलीय डायरेक्टर होते अगर 18 में, तो उस सरकार को क्या कहा जाता। सोचिए, अगर सपा सरकार में 9 यादव होते, ऊपर के पदों पर इतने यादव होते, मंत्री के सजाती इतने प्रमुख पदों पर जमे हुए होते, या बसपा की सरकार में अगर जाटव समाज से इतने लोग होते, तो अभी तक मीडिया, और मीडिया तो छोड़िए, बैकवर्ड की अन्य जातियां और एससी के अन्य जातियों को अभी तक हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन यही तो आश्चर्य है कि इतने सारे लोग एक ही जाति से होने के बावजूद ये राष्ट्रवाद है, लेकिन पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों का 4-5 पदों पर बैठना ही ठोक करके जातिवाद है। और ऐसा प्रचार केवल सवर्ण वर्ग के लोग नहीं करते हैं, उनके अपने ही वर्ग यानी कि ओबीसी का विरोध ओबीसी करता है, एससी वर्ग का विरोध एससी करता है। मेरा सवाल यह है कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों में किसी खास जाति के, मान लीजिए जो आप आरोप लगाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता था, तो क्या इन सरकारों में आपके जाति के लोग इन पदों पर बैठ रहे हैं? जरा 18 जो संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल स्तर पर बैठा ले गए हैं, उनमें से ढूंढ लीजिए कि आपके समाज के, आपके जाति के कितने लोग बैठा ले गए हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह यादव, जो एमएलसी भी हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को न सिर्फ विधान परिषद में उठाने की बात कही है, बल्कि इस मुद्दे पर कोर्ट जाने की बात भी वो कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास ये मुद्दा पहुंचता है या नहीं, या तमाम पिछड़े और दलित वर्ग के नेता जो इनके हितैषी होने का दम भरते हैं, वो इस मुद्दे को उठाते हैं कि नहीं, आरक्षण का ठीक ढंग से पालन होता है कि नहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में क्या सफाई दी जाती है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप